ईरान और इसराइल के बीच जून 2025 की 12 डेज वॉर के बाद हालात बदल रहे हैं। ईरान अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रियता दिखा रहा है। इसके अलावा पड़ोसियों से ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान की न्यायिक प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिन-नेजई ने शनिवार को तेहरान में इराक के नेशनल विजडम मूवमेंट के नेता सैयद अम्मार अल हाकिम के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एजेई ने जोर देकर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कभी भी धौंस पट्टी या बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हमेशा आपसी सहमति पर आधारित बातचीत में विश्वास रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान हाल ही में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई 12 दिवसीय जंग के बाद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने इस मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें एजेई के बयानों को प्रमुखता से जगह दी गई है। ये मुलाकात तेहरान में आयोजित की गई, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों, द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। एजेई, जो ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख हैं, उन्होंने अल हाकिम के साथ स्पष्ट बातचीत की और ईरान की विदेश नीति को साफ करते हुए कहा कि देश अपने दुश्मनों की साजिशों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान अपने मौलिक अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगा जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्य है। ये बयान ईरान के उस दृढ़ रुख को दर्शाता है जो जून 2025 में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई जंग के बाद और मजबूत हुआ है। गुलाम हुसैन मोहसिन-नेजई ने कहा, ईरान अपने दुश्मनों की शक्ति से गुस्से में है और वे साजिशें रचते हैं। हमें इन साजिशों को बेअसर करने की जरूरत है। देश कभी भी बाहरी ताकतों की धौंस या धमकी के आगे नहीं झुकेगा और बातचीत केवल आपसी सम्मान के आधार पर ही होगी। ईरान इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें अमेरिका ने भी बाद में हिस्सा लिया। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के बाद ईरान ने आंतरिक सुरक्षा को सख्त किया, जिसमें संदिग्ध जासूसों की गिरफ्तारियां और इसराइली सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। एजेई ने जुलाई 2025 में ही ऐसे सहयोगियों के लिए मौत की सजा की घोषणा की थी, जो इस मुलाकात के बयानों से जुड़ता है। आपको बता दें कि अल हाकिम इराक के एक प्रमुख शिया राजनीतिक नेता हैं। ईरान के साथ गहरे संबंध वे रखते हैं। उनका नेशनल विजडम मूवमेंट इराक की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ईरान इराक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय रहा है। ये मुलाकात क्षेत्रीय स्थिरता और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जो ईरान समर्थित एक गठबंधन है, उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास मानी जा रही है, खासकर जब इराक में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अभी भी एक मुद्दा बनी हुई है। दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई और इस मामले में उन्होंने आपसी बयान भी जारी किए। ये बयान अमेरिका और इसराइल के संदर्भ में देखे जा रहे हैं, जिन्होंने युद्ध के दौरान ईरान पर दबाव बनाया था। इजराइल ने हाल ही में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की वकालत करने वाले ईरानी सुधारवादियों को भी चेतावनी दी है, जिनमें उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान ईरान की आंतरिक एकता को मजबूत करने का एक हिस्सा है। ईरान फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी गति आई है, ये अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल दोनों नेताओं की बातचीत में कुछ बड़े बयान सामने आए हैं। देखना ये होगा कि ईरान अब किस तरीके से इसराइल पर एक्शन लेता है, चाहे वो कूटनीतिक एक्शन हो, चाहे वो रणनीतिक एक्शन हो। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इसराइल समेत पश्चिमी देश और यूरोपीय मुल्क ईरान के परमाणु कार्यक्रम से हमेशा से ही चिंतित रहे हैं और इसे रोकने के लिए वो लगातार तकड़मबाजी भी करते हैं। इसी बीच ईरान के वजीर खारिजा यानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने पश्चिमी देशों पर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया, जबकि इसराइल के परमाणु हथियारों के कथित विस्तार पर उनकी चुप्पी की तीखी आलोचना की है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है कि इसराइल अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र में एक नई इमारत का निर्माण कर रहा है, जिसे जानकार नया रिएक्टर या हथियार निर्माण सुविधा मान रहे हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रागची ने कहा, पश्चिमी देशों को इस बात से परेशानी नहीं है कि कोई देश शांतिपूर्ण परमाणु तकनीकी विकसित कर रहा है, बल्कि उनकी चिंता ये है कि तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से कौन सा देश आगे बढ़ रहा है।
इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि मिडिल ईस्ट में एकमात्र परमाणु हथियार भंडार उनके नरसंहारी सहयोगी के हाथों में परमाणु हथियारों के स्पष्ट विस्तार पर पश्चिमी देशों की गहरी चुप्पी है। अरागजी ने आगे कहा कि पश्चिमी देशों की ये चुप्पी परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करती है। उन्होंने E3 या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जिसमें वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाते हैं लेकिन इसराइल की गतिविधियों को नजरअंदाज करते हैं। अरागची की टिप्पणी हाल ही में सामने आए उपग्रह चित्रों यानी सैटेलाइट इमेजेस के विश्लेषण के बाद आई है, जिसमें इसराइल के कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र डिमोना में स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में एक नई इमारत के निर्माण की बात सामने आई है। जानकार मानते हैं कि इमारत एक नया रिएक्टर या परमाणु हथियार निर्माण की सुविधा हो सकती है, जो इसराइल की परमाणु क्षमता को बढ़ाने का संकेत देती है। इसराइल ने कभी भी आधिकारिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है और न ही उसने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु प्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भी विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि इसराइल के पास 80 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं, जिससे वो मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता है। दूसरी ओर ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60% तक यूरेनियम शुद्ध कर चुका है, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम यानी 90% के करीब है। हालांकि ईरान ने बार बार दावा किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन या चिकित्सा अनुसंधान के लिए है। फिलहाल ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इस्राएली हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बाद इस पूरे क्षेत्र में गुस्सा और बदले की आग भड़क चुकी है। यमन की राजधानी सना से लेकर सादा तक हूती समर्थक जनता सड़कों पर आ चुकी है और यमन की सशस्त्र सेनाओं ने सीधा ऐलान किया, अब जवाब मिलेगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस्राएल के सबसे व्यस्त बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दागने के बाद हूती विद्रोहियों का अगला निशाना समुद्र बन गया, जहां रेड सी के व्यावसायिक जहाजों पर हमले की खबरें आने लगी। ब्रिटिश नौसेना के UK MTO और प्राइवेट मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्मों ने इन घटनाओं की पुष्टि कर दी। यमन के हुदैदा तट के पास एक जहाज पर अज्ञात वस्तु गिरने की रिपोर्ट आई। हालांकि जहाज और उसके क्रू सुरक्षित रहे, लेकिन समंदर की यह हलचल उस बड़े तनाव का संकेत है जो अब सिर्फ ग्राउंड या सीमाई झगड़े तक नहीं सीमित, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक रास्तों तक फैल चुका है। हूती विद्रोही लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं और अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी होने लगा।